वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को विद कंसेप्ट मार्क करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक वो ये पूछता है कि अगर हमारे पास दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हों जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट हो तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो क्या बनाती हैं। अब स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर मैंने एक डायग्राम को ड्रा किया है जिसमें हमारे पास दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। एक F1 फोर्स हमारे पास और एक F2 है, जो कि दोनों एक दूसरे के लिहाज से जो है वो पैरेलल भी हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्योंकि एक दूसरे के लिहाज से अपोजिट है तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी हमारे पास। तो जब भी दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हमारे पास है, इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो हमारे पास ये है, तो वो हमेशा जो है फिज़िक्स की टर्म के अंदर एक कपल बनाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो ऑप्शन बी को आप मार्क करेंगे, जो कि इसका राइट आंसर होगा अ कपल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल आर। इस स्टेटमेंट के मुताबिक वो ये कहता है कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक कितनी नंबर ऑफ़ फोर्सेस जो है वो उनको ऐड किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं रेफरेंस के लिए आपको इसका बुक पेज, ये हमारे पास पेज है 87 इस बुक का। यहाँ पर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है, इट शुड बी नोटेड दैट हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड एनी नंबर ऑफ़ फोर्सेस। यानी हेड टू टेल रूल की मदद से हम कितनी ही तादाद की जो फोर्सेस हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, एनी नंबर। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ हमारे पास है द नंबर ऑफ़ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर। यहाँ पर वो ये कहता है कि एक फ़ोर्स जो हमारे पास है उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ, लेट्स सपोज कि अगर वो फोर्स हमारे पास ये है तो इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट होता है जो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और दूसरा हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट होता है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी को मार्क करेंगे, जो कि इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है, फोर्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी। अब यहाँ पर वही कहते हैं कि एक फ़ोर्स हमारे पास है जो कि 10 न्यूटन जिसका मैग्नीट्यूड है और वो 30 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस के साथ यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनाते हुए वो लगाई जा रही है। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर टोटल फोर्स हमें दे दी गई है, जबकि उसका एंगल भी दे दिया गया है वो कितने एंगल पर लग रही है, और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है हमने फाइंड आउट करना है। अब स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर मैंने एक डायग्राम जो है वो ड्रा की है। इसके मुताबिक क्या है कि एक फ़ोर्स हमारे पास है जो कि 10 न्यूटन जिसका मैग्नीट्यूड है और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए लगाई जा रही है। तो एफ एक्स जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो एफ एक्स हमने मालूम करना है, फोर्स की जगह हम 10 लिखेंगे और कॉस के बाद जो एंगल की वैल्यू हमने लेनी है, जैसे हमें बताया गया है 30 डिग्री लेनी है। तो जब इनको आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 8.6 समथिंग आएगा, जिसको राउंड ऑफ हम करेंगे तो वो हमारे पास होगा 8.7 न्यूटन। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो हमारे पास ऑप्शन डी होगा, जिसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है अ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय। अच्छा देखें, कपल से रिलेटेड जो है वो हमने फर्स्ट एमसीक्यूज़ के अंदर भी इसके हवाले से पढ़ा था। तो अब इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक कपल जो है वो तब बनता है, ऑप्शन ए के मुताबिक वो कहता है कि जब दो फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ऑप्शन बी हमारे पास है टू लाइक पैरेलल फोर्सेस। ऑप्शन सी हमारे पास है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन। और ऑप्शन डी हमारे पास है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। अब अगर हम कपल की डेफिनेशन के मुताबिक देखें, अ कपल इज़ फाउंड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन। तो उस डेफिनेशन के मुताबिक जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन डी होगा, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट अलॉन्ग यानी नॉट इन द सेम लाइन, यानी लाइन ऑफ एक्शन जो उनका सेम नहीं होगा और उनकी डायरेक्शन जो है वो भी एक दूसरे के लिहाज से अपोजिट होगी, लेकिन वो फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड के अंदर हैं वो इक्वल होंगी। तो ऑप्शन डी को आप मार्क करेंगे, जो कि इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद सिक्स्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स। अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में दो तरह से हो सकती है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी हो सकती है और डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी हो सकती है। यानी अगर एक बॉडी रेस्ट में है
तो तब भी वो इक्विलिब्रियम में होगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तब भी वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है अगर उसका एक्सेलेरेशन जो है वो 0 हो। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हमारे पास है एक्सेलेरेशन इज़ यूनिफॉर्म, ऑप्शन बी हमारे पास है स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी हमारे पास है स्पीड एंड एक्सेलेरेशन आर यूनिफॉर्म, और ऑप्शन डी हमारे पास है एक्सेलेरेशन इज़ 0। अब जैसे कि स्टेटमेंट के मुताबिक जो मैंने आपको बताया है इक्विलिब्रियम की कंडीशन के हवाले से, तो उसमें एक्सेलेरेशन इज़ 0, यानी अगर एक्सेलेरेशन 0 होगा तो हमारे पास जो है वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो जो इसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन डी होगा, जिसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद 7th MCQs हमारे पास है, अ बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एक बॉडी जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ऑप्शन ए हमारे पास है इज़ एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन, क्या इसका हाईएस्ट पोजीशन पर होगा, इज़ एट द लोएस्ट पोजीशन, ऑप्शन सी हमारे पास है कीप्स इट्स हाइट इफ़ डिस्प्लेस्ड, और ऑप्शन डी हमारे पास है इज़ सिचुएटेड एट इट्स बॉटम। अब इसके मुताबिक अगर हम देखें तो पहले इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं। अब ये बुक की स्टेटमेंट के रेफरेंस के मुताबिक एक डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रा की है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो है वो एक बॉल है, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट जो है वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर इसको हम डिस्प्लेस करवाते हैं, इसकी पोजीशन के अंदर कोई तब्दीली लेकर आते हैं, तो क्या होगा कि इसकी शेप में, यानी जो इसकी पोजीशन में तो तब्दीली आ जाएगी, लेकिन जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी हाइट पर पहले था उतनी ही हाइट पर यहाँ पर भी रहेगा। तो हम यहाँ पर इस लिहाज से कह सकते हैं इट कीप्स इट्स हाइट इफ़ डिस्प्लेस्ड, यानी जब इसको डिस्प्लेस किया जाता है, अपनी जगह से छेड़ा जाता है, हिलाया जाता है, तो ये अपनी हाइट को बरकरार रखता है। किसकी हाइट को? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट को बरकरार रखता है। 8th MCQs हमारे पास है, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, यहाँ पर वो कहता है कि जो रेसिंग कार्स हमारे पास होती हैं उनको कैसे स्टेबल बनाया जाता है। स्टेबल से मुराद यानी ताकि वो अगर कोई टर्न वगैरह लेती हैं, शार्प टर्न वगैरह, तो वो मतलब यानी उलटती नहीं है, या जो है वो एक तरफ को नहीं गिर जाती। तो ऑप्शन ए हमारे पास है इंक्रीजिंग देयर स्पीड, क्या उनकी स्पीड को बढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी हमारे पास है डिक्रीजिंग देयर मैस, क्या उनके मैस को कम किया जाता है। सी ऑप्शन हमारे पास है लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ऑप्शन डी हमारे पास है डिक्रीजिंग देयर विड्थ। तो इसमें आपको बताता चलूँ जो इसका राइट आंसर हमारे पास है वो सी है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचा होगा, जितना उसकी हाइट कम होगी, तो उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यही वजह है कि जो रेसिंग कार्स हैं उनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा कम रखी जाती है, ताकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बिल्कुल ग्राउंड के नज़दीक हो, ताकि उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी पैदा की जा सके। उम्मीद है आपको जो मेरी वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।